करें शुरू। नमस्कार सभी पत्रकार छायाकार साथियों को बलराज कुंडू की राम राम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब एक छोटे से मैसेज के प्रेस के निमंत्रण पर आप सभी साथी यहां पहुंचे और आज झज्जर के इस दौरे के दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम इसलिए बनाया था कि आप सबके संज्ञान में लाते हुए और आपके माध्यम से इस प्रदेश को आज जिस प्रकार के दौर से गुजर रहा है उसकी चिंता करते हुए हमने पूरे देखा, पिछले जनवरी से मैं इस मुहिम पर निकला हुआ हूँ। पहले यात्रा निकाली थी, उसके बाद लोगों में अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच में जाकर लोगों की राय और सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद मैंने हरियाणा प्रदेश के जन सेवा की सोच के रखने वाले लोगों को पहले जन सेवक मंच के माध्यम से उनको इकट्ठा किया और फिर उन लोगों को प्रेरित करके उन लोगों को सारी प्रदेश की आज के हालातों पर चर्चा करते हुए उनको इस निष्कर्ष पर निकाला कि ऐसे दल की आज ज़रूरत है जो किसान, मजदूर, गरीब के उन दर्द को जानने वाला और उसके बीच का उसका बेटा बेटी जो पढ़ा लिखा हो और नई सोच का हो और जो राजनीति में जन सेवा की सोच लेकर आना चाहता हो। ऐसे युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाकर इस प्रदेश की आज की लूट और झूठ की राजनीति को ख़त्म करने की मुहिम के तहत हमने हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन किया है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में उसकी विधिवत रूप से उसके नाम रजिस्ट्रेशन होने के बाद घोषणा की थी और अब आने वाले 1 नवंबर को जींद में एक बड़ी रैली करके इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, ये पार्टी क्यों बनाई गई, इस पार्टी का रोड मैप क्या होगा और किस उद्देश्य को लेकर बनाई, वो सारी चीज़ें जनता के बीच में 1 नवंबर को जींद से आगाज़ करेंगे। और प्रदेश के युवा पढ़े लिखे जो ऊर्जावान किसान, मजदूर, गरीब के उन बेटा बेटी जो इस बात से वंचित रह जाते हैं, उनको कभी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जितनी ये पार्टी और दल के नेता हैं वो अपने गुलाम और चाटुकारों को टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में लेके जाते हैं और जिसकी वजह से आज हालात ये बन गए हैं कि वो अपने प्रदेश के और अपने उन लोगों की जो वोट देकर उनको चुनते हैं, भेजते हैं, वो उनकी चिंता नहीं करते वहाँ जाकर, वो सिर्फ अपने नेताओं को और पार्टी को खुश करने की बातें वहाँ महज करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश इस हालात में पहुँच गया है। मेरे पास अभी फ़ोन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी खरीद की बात कर रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंडियों के अंदर लोग लाइन लगा के बैठे हैं। बाजरे को जो है ना उसकी भी ख़राब नस्ल है, इसमें ये कमी है, उसको करके वो मजबूर होकर 700, 800 रुपये में कम में MSP से बेचने को मजबूर है। कहीं पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कहीं उनको टोकन नहीं मिल रहा। इस प्रकार से किसान को कितनी बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये सारी व्यथाएं आज स्कूलों में टीचर नहीं है, उनको बंद किया जा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उनका बुरा हाल है। हर वर्ग आज पीड़ित और परेशान है। सरकार के अंदर आज हर कर्मचारी, चाहे वो कलरक हैं या और किसी विभाग के हैं
ओपीएस को लेके सड़कों में बैठे हैं, अपनी पे के स्केल को लेके सड़कों में बैठे हैं, आशा वर्कर हैं, सभी पीटीआई हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, हर वर्ग आज प्रदेश का आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज ऐसा लगता है जैसे जंगल राज हो गया, आए दिन मर्डर, लूट और आलमी हो गया, नशे में चरम सीमा पे पहुंच गया है प्रदेश, युवा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार में नंबर हो गया है, महंगाई में नंबर 1 हो गया। आज प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं से कोई न्याय की कोई उम्मीद जो है ना, एक गरीब आदमी तो बिल्कुल छोड़ चुका है कि उसको कहीं से कोई न्याय मिल सकता है। आज प्रदेश का हर वर्ग का इंसान इस प्रदेश को जो है ना सत्ता से बेदखल करने की एक मन के अंदर दृढ़ संकल्प ले चुका है, और उस संकल्प में आज वो एक विडंबना में भी है कि वो इसको बजाकर लाए किसको। ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। आज उनके सामने सिर्फ एक ही दल नज़र आता है, जिसलिए कांग्रेस की बात करते हैं। लेकिन लोगों को पता है, जब मैंने उनसे बात करी, जो उनके बीच में गया, भाई ऐसा क्यों, तो कहते हैं और कोई दल नज़र नहीं आता। नहीं तो वही 9 साल पहले जिस कांग्रेस को इस प्रदेश के लोगों ने नकार कर, भाजपा जो बिल्कुल ही नहीं थी, उस भाजपा को एक उम्मीद के साथ लेके आए थे, लेकिन इस भाजपा ने इस 9 साल के कार्यकाल में उसी कांग्रेस को अच्छा कहलवाने का काम कर दिया। सारी सीमाएं लांघ दी उन्होंने, लूट और भ्रष्टाचार की इस प्रदेश को जाति पात के नाम पर और जहर घोलकर इसको बर्बाद करने के नाम पर आज लोग बड़ी पीड़ा और विडंबना में हैं। उन लोगों को एक नया विकल्प देने की सोच, उनके बेटों को, युवाओं को राजनीतिक प्लेटफार्म देने के लिए हमने इस दल का गठन किया, ऐसे लोगों ने मिलकर, और इस हरियाणा जन सेवक पार्टी के माध्यम से 1 नवंबर को इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। और उसी के क्रम में आज झज्जर के अंदर ये लोग मेरे पास, भाई राजेश्वर, ये बेटी बचाओ एक बहुत अच्छी समिति काम कर रही है, जो गरीब लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक करती है। ये भाई मेरी उस पार्टी से प्रेरित होकर ये खुद मेरे पास जो है ना वहाँ गए, मेरे ऑफिस में मुझसे मिले, और ये कार्यक्रम आज मांगा। और आज आपने देखा, वो मीडिया के साथी वहाँ भी गए हुए थे, करीबन 200-250 महिलाओं ने और इन सभी पूरी टीम ने आज हरियाणा जन सेवक पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। ये पूरी लिस्ट मैं आप सभी को शेयर करूँगा जो वहाँ हमने बनाई है उसकी। तो ये आज एक इस प्रकार से डे बाई डे चलन, जो लोग पीड़ित और परेशान हैं, इन दलों से के ठगे हुए लोग, वो आज हमारी पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं। और 1 नवंबर को बहुत भव्य रैली करके इस प्रदेश को एक नया विकल्प देंगे। और आप सब मीडिया के साथियों से भी सहयोग की मैं कामना करता हूं कि इस मेरी मुहिम में, इस प्रदेश को बचाने की मुहिम में और राजनीतिक दलों की लूट और झूठ की इस राजनीति को ख़त्म करने में आप सभी का मैं सहयोग अपेक्षित करता हूं। आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे, मेरी इन बातों को लोगों तक, जनता तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। कुंडू साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एक नई शुरुआत के लिए। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का जो निशान है वो क्या होगा? पार्टी का निशान ब्रदर, इसमें प्रोसेस होता है, पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, अभी ऑनलाइन प्रोसेस किया है, वो आने वाले 2-1 महीने तक निशान मिल जाएगा। सभी पार्टियां कितनी सीटों चुनाव किसी पार्टी से गठबंधन, एक सवाल चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है पार्टी? देखिए, पार्टी सक्षम होती है लोगों से, पार्टी की टीम के साथ में हम अपनी टीम बना रहे हैं। और चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, मैं चुनाव ऐसे नहीं किसी को टिकट बांट के चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव में जीतने के उद्देश्य से ऐसे अच्छे लोगों को टिकट देंगे जो मेरी सोच के साथ, जिनका मैच करती हो, जिनकी समाज में उसकी एक पहचान हो, उसका एक अपना वजूद हो, लोग उसको चाहते हों, ऐसे लोगों को हम उतारेंगे। ऐसे नहीं टिकट बांट नंबर्स के हिसाब से। मुझे अगर 10 लोग अच्छे मिलेंगे, ईमानदार सभी के और जन सेवा की सोच वाले, तो 10 को लड़ाऊंगा। 20 मिलेंगे तो 20 को लड़ाऊंगा, 50 मिले तो 50 को लड़ाऊंगा, और 90 मिले तो 90 को लड़ाऊंगा। चुनाव गठबंधन होने की उम्मीद है कोई? देखिए, अगर मैं कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, मैं बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, जेजेपी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा। उसके अलावा हमारे मैनिफेस्टो के साथ मिलकर कोई पार्टी हमारे साथ कोई इस प्रकार का ऑफर आता है तो उस पर विचार करेंगे। चुनाव के बाद हो जाएगा क्या गठबंधन? जैसे जसपा ने भी कहा था कि भाजपा के खिलाफ वो लड़ेंगे।
उसके बाद जैसे ही 10 सीटें आई तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट कर देखिए, तो बलराज कुंडू ये आश्वस्त करेंगे कि 5 या 6 सीट अगर उनकी आती है तो खरीद फरोख्त नहीं होगी उस तरह से जैसे जजपा आज सत्ता में है, तो बलराज कुंडू आश्वस्त करेंगे इस चीज को? बिल्कुल 100% आश्वस्त करेंगे। और मैं तो आपको एक बात कहता हूँ कि आप ये कैसे बोल रहे हैं कि मेरी 5-7 सीटें आएंगी? ये पर नहीं, मेरे को 90 लोग भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि भाई पूरे 90 के 90 हलकों में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, और निश्चित रूप से वो आएंगे। और 2024 के अंदर हरियाणा जन सेवक पार्टी की सरकार बनेगी। हमें किसी लूट और झूठ के सहयोगी की जरूरत नहीं है। हम जो है ना एक सोच लेकर वो चले हैं। हम खरीद पर, मैं आपको, आप सब जानते हैं, मीडिया के साथी हो, आप सब जानते हैं मुझे मंत्री 3 साल से लोग यहाँ इसमें राजनीति में आते हैं मंत्री बनने के लिए। वो मंत्रीपद की ख्वाहिश तो मेरी 3 साल पहले पूरी हो रही थी। मैं जन सेवा की सोच लेकर इस राजनीति के अंदर आया हूँ और लोगों को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने की सोच लेकर आया हूँ। भगवान ने मुझे बहुत दिया, मैं बहुत डाउन टू अर्थ सिस्टम से उठ के आया हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था परमात्मा इस प्रकार से दोनों हाथों से मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं पैसे के लिए नहीं, मैं सेवा के लिए राजनीति कर रहा हूँ। और ये निश्चित रूप से एक नया, ये आपका सवाल बिल्कुल एकदम स्टिक बैठता है, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति, इनका तो पुराना इतिहास था, लोगों की समझ में नहीं आया। ये जो छोटे देवीलाल जो राजकुमार जो बन के आए थे भाजपा को भगाने के नाम पर, जिन्होंने वोट लूटी थी, इनका तो पुराना इतिहास है। ये तो लोगों को बहकाकर, गरीबों को, बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, किसान को बड़े बड़े सपने दिखाने के नाम पर, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर अनेकों ऐसे जुमले देख कर ये आए। इनका तो पता नहीं, तो पुराने सहयोगी हैं भाजपा के, आज को नया थोड़ा ना। तो इनका तो पुराना इतिहास है, लेकिन लोगों को समझने में होगी, वो उन्होंने असलियत अगले दिन ही दिखा दी, वो 12 घंटे 24 घंटे में। तो इस प्रकार की सोच होना, आपका सवाल वो बनता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बलराज कुंडू, पहली तो मेरी उम्मीद ये है कि 100% हमारी सरकार बनेगी। नहीं बनी तो ऐसे किसी दल के साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जिसने प्रदेश का ये हाल करने का। बलराज कुंडू कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? महम की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं और से तैयारियां कर रहे हैं? बलराज कुंडू महम से लड़ेगा। मेरी कर्मस्थली, मेरी राजनीतिक जो जड़ है वो महम से है, और महम के उन बहादुर लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे इस राजनीति में लाने का काम किया है। तो मेरी कर्मस्थली वो महम ही है, और महम से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और महम में ही मैं ये कैसे सवाल आ गया आपके मन में, मैं महम से चुनाव नहीं लड़ूंगा? ये सवाल किस बात पे आ गया? क्या कभी हुड्डा साहब से पूछा है वो कलोई से चुनाव नहीं लड़ेंगे? सर, हर कोई नेता किसान और मजदूर को लुभावने वाले सपने दिखाता है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, मैंने कोई सपना नहीं दिखाया। आप देखेंगे मैं एक भी सपना नहीं दिखाऊंगा। मैं उनको सच से, हकीकत से उनको हक दिलाऊंगा। उनके कोई सपना झूठा नहीं होगा। आपको 1 नवंबर को मेरा मैनिफेस्टो, मेरा रोड मैप आपके सामने रखूंगा, और आप उसमें देखेंगे एक भी कोई झूठा सपना ऐसा नहीं होगा जिसको हम पूर्ण ना कर सकें। जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलती वो दूसरे दलों में जाते हैं। क्या उन नेताओं की एंट्री होगी आपकी पार्टी में? मैं ऐसे किसी चले हुए कारतूस को कोई टिकट नहीं दूंगा जो घिसे पिटे सिर्फ राज करने के लिए, MLA बनने के लिए राजनीति करते हैं, दल बदलते घूमते हैं। मैं अच्छी सोच के युवाओं को, जो गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी हूँ, उनको एक प्लेटफार्म है। 90 लोग हैं जनाब, 90 लोग हैं, एक बलराज कुंडू 89 बच जाते हैं। क्या 89 लोगों में कहीं ना कहीं सोच आपकी मिलती है क्या? बिल्कुल, हर गांव में, हर गली में ऐसे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस उनको ढूंढना है, तराशना है। विधायक है आपकी नज़र में ऐसा कि जो बलराज कुंडू की सोच से हो? क्योंकि 90 विधानसभा हैं, 90 विधायक हाल में हैं। देखिए, तो मैं सोच से मिलता है कुछ? बिल्कुल, आज भी विधानसभा के अंदर ऐसे साथी बैठे हैं, लेकिन वो मजबूर और पंगु हैं। वो चाहते हुए भी उनकी आत्मा नहीं मानती, वो मानते हैं कि ये सब गलत हो रहा है। लेकिन आज की प्रथा, राजनीतिक सिस्टम की वजह से, मैंने कहा ना, ये पार्टियां अपने गुलाम और चाटुकारों को, सिर्फ उन नेताओं को खुश करने की बात करती हैं। उनको किसी को अधिकार ही नहीं दिया कि वो विधानसभा में खड़ा होकर उस अपने लोगों की या जनता की आवाज़ को उठा सके। यही तो विडम्बना है, जिसको दूर करना, जिसको बदलना है। विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव होना है जी, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, अभी मेरी लोकसभा की कोई तैयारी मेरी नहीं है, लेकिन हमारा संगठन अभी बना रहे हैं। हम अच्छे लोगों को ले, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। संगठन बनाने को तो आज ही लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को, उस सोच के बुद्धिजीवी लोगों को हम अपने संगठन में ले रहे हैं,
उसकी घोषणा 1 नवंबर को करेंगे हम। और उसके बाद अगर कोई किसी लोकसभा में ऐसा कोई अच्छा चेहरा हमें मिलता है तो उस पर भी हम विचार करेंगे। ये नहीं है कि लोकसभा की हम बिल्कुल ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम तैयारी पूर्ण रूप से, विधानसभा की तैयारी वही लोकसभा की तैयारी, लोकसभा में अलग थोड़ा ना करना है। उसमें तो हमारे को 9 लोग मिलेंगे, वो 9 लोग मिलकर एक के लिए काम करेंगे, वो तो और भी आसान होता है। लेकिन फिलहाल हमारा जो है लोकसभा के लिए वो नहीं है। लेकिन कोई अच्छा साथी इस सोच और उसके साथ आता है कि भाई मैं आके लड़ने को तैयार हूँ, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी विचार करेंगे। जिस तरह सरकार और विपक्ष के नेताओं पर ईडी की रेड होती है, क्या समझते हैं आप, किस तरह देखते हैं? ये तो आज वो हथियार हो गया है जो पॉलिटिकल तंत्र में लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला हथियार, इसका मिसयूज़ हो रहा है। और ये आज नहीं, सदियों से होता आया है। वैसे तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी इसका बहुत मिसयूज़ होता था, कांग्रेस के फुलराज में भी बहुत मिसयूज़ होता था। इन्होंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा कर दिया। उस टाइम पे सोशल मीडिया ये नहीं थी, अन्यथा ये दल तो इसका यूज़ करते ही आए हैं पहले से। लेकिन आज इसका बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वो दिखता भी है। वो राजनीतिक द्वेष की वजह से उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए बिल्कुल ये सामने नज़र आता था। जो पहले इस प्रकार का थोड़ा सा इतना ओपन नहीं होता था, होता पहले भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा इलेक्शन में क्या महिलाओं की भी भागीदारी होगी? भाजपा अगर जजपा से नहीं छोड़ती है तो वो भाजपा छोड़ देंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं वो। मैं तो उनको यही कहता हूँ कि वो, उनको 82 साल की उम्र होगी, उनको रेस्ट करना चाहिए। और वाकई में अगर इस हरियाणा का भला चाहते हैं तो किसी ऐसे युवा को जो वाकई में अपनी अब वो ललक छोड़ देनी चाहिए 82 साल के अंदर क्या सर होने के बाद में भी एज निर्धारित होनी चाहिए क्या राजनीति में? बिल्कुल होनी चाहिए। जब एक हर एम्प्लॉय की एज निर्धारित है तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना 70 साल मैक्सिमम एज इस पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। फैसला आया है, 2 महीने का टाइम दिया है पंजाब सरकार को SYL के मुद्दे को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? ये एक ऐसा राजनीतिक स्टंट है इस प्रदेश में, ये पिछले 30 साल से चला रहा है। और ये नहर तो पिछले 30 साल पहले बनी थी। हमारे प्रदेश के उन नेताओं ने इसको सिर्फ एक मुद्दा मात्र रखने के लिए जिंदा रखा है। ये ना तो अगर नियत होती तो ये तो बहुत पहले नहर बन के चालू होती और प्रदेश के लोग उसका लाभ। अभी भी ये मात्र एक चुनावी जुमला है। आज जो भाजपा इसकी बात कर रही है, थोड़े दिन पहले भाजपा की सहयोगी सरकार थी ना पंजाब में, क्यों नहीं करवाया? और आज जो सरकार बैठी है उस सरकार के लोग हरियाणा में भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या वो एजेंडा लेके आए हैं कि हमारी हरियाणा में सरकार बनाओ, हम पंजाब से आपको पानी देंगे? ये समझने की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। अब लोग इस बहकाव में नहीं आएंगे। अब 2 दिन से आप देख रहे होंगे तो सारी पार्टियां, वो राजकुमार जो हैं, वो छोटे देवलाल भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो चाहते तो उनके बाप दादा इस नहर को बनवा देते, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।